नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए सीजन में आप सबका स्वागत है। लाशें जो अवशेष हैं उन कत्ल के केसेस की जो गुमनामी की अंधी गलियों में दम तोड़ गई हैं। लाशें उन लोगों की जिनका ठिकाना अनजान है, जिनकी कहानी बेजुबान है, जिनका खानदान बेनिशान है। $1.5 लाख है नीलेश, गिन ले। अरे मैं क्या गिने हूं सेठ, आप बोल रहे 1.5 तो 1.5 होंगे। बोला जाते भाव। हाँ, कैश उठाया नीलेश? जी भाव, बस लेकर ही निकला हूँ। पूरे 1.5 है ना? ओ भाव। हाँ सुन, कल सुबह ऑफिस आने से पहले बैंक में पैसे जमा करते हुए आना, समझा क्या? समझा भाव, वही करूंगा। ठीक है। फिर आगे तो सर, वो मेरे पापा। चुप, एकदम चुप। देख सचिन, तू फिर एक बार यहाँ आया ना तो तुझे तेरी आई के साथ अंदर डाल दूंगा और केस ठोकूंगी तेरे बाप के साथ। तुम लोग भी शामिल थे उस चोरी में। चल निकल। लेकिन मेरे पापा चोर नहीं है, आप प्लीज उन्हें ढूंढिए। आलो से समझा रहा हूँ तुम लोगों को कि तलाश जारी है। जय हिंद सर। जय हिंद। सर 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 बात क्या? सर, ये मेरे पापा है, आप प्लीज इन्हें ढूंढिए। मैटर क्या था उन्हें? पुराना मैटर है साहब। 9 साल पहले इसका बाप नीलेश पाठक अपने सेठ का 1.5 लाख रुपए लेके भाग गया। ये झूठ है सर, मेरे पापा चोरी नहीं कर सकते। वो मुझसे और मेरी आई से बहुत प्यार करते हैं। आप अंदर जाइए, मैं देख लूंगा इसे। यही है इन लोगों का चक्कर। ऐसे नाटक चल रहा है सर। पहले इसकी माँ आती थी, अब 3 साल से ये आने लगा है। चल निकल। देखो क्या हो सकता। देख लड़के, कान खोल के सुन ले। तेरे आई और तू माने या नहीं माने, लेकिन ये सच नहीं बदलेगा कि तेरा बाप चोर है। नहीं साहब। अभी तक अच्छे से बोलते आया हूँ पर और नहीं। समझ ले सचिन, ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। तलाश का जुनून सवार था एक बेटे पर अपने पिता को ढूंढने का। 9 साल बीत चुके थे और नीलेश पाठक की कोई खबर नहीं आई। नीलेश का केस मानो खामोशी में खुल गया था। नीलेश पाठक का केस एक मिसिंग कंप्लेंट की तरह से दर्ज ही नहीं हुआ था। नीलेश के मालिक जयदेव रानाडे ने उस पर आरोप लगाया था कि नीलेश उसके 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया है। बोलो आरती, कहा तुम्हारा पुत्र नीलेश पाठक? सब कितनी बार बोलूं, मैं नहीं जानती। कल रात से सचिन के बाबा घर नहीं आए, फिर तो खुद जान निकली जा रही है। ये ऐसे नहीं बोलेगी, अंदर करो ऐसे। सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? कितनी बार तो आपके पैसे उठाए मेरे पति ने, कभी भी एक पैसा इधर का उधर हुआ क्या? बड़ी रकम का इंतजार कर रहा था साला। पहले मेरा भरोसा जीता, फिर सही टाइम पर वार कर गया। ओ सर, मेरी मानो तो नीलेश के गांव में एक टीम भेजो, वहीं कहीं बैठा होगा छुप करके चोर साला। आई, चाली में सब कह रहे हैं कि तेरे बाबा चोर है। नहीं बेटा, ऐसा मत सोच, वो सब झूठ बोल रहे हैं। तेरे पापा चोर नहीं हो सकते। तो फिर बाबा कहाँ गए? घर क्यों नहीं आए? मुझे नहीं पता। गोविंद भाऊ, बन गई है आपकी बाइक, अब ठीक से चलेगी।
हाँ गोविंद बोल। दया वो लड़की ज्योति आज भी घर से निकली, लेकिन फिर से कॉलेज नहीं गई। वही सिंगारवाड़ी गई। हाँ दया बाबू। ध्यान से सुन गोविंद, इस ज्योति पे है ना फील्डिंग और टाइट कर। हर दिन कॉलेज जाने की बजाय उस घर में जा रही है, कुछ तो लोचा है उस घर में। मुझे पूरी डिटेल दे उधर का। दया दया। हाँ साहब बुला रहे। आता हूँ। सर उस लड़के सचिन का बाप नीलेश पाठक, उसकी कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। दरअसल वो मिसिंग हुआ ही नहीं था। एग्जैक्टली हुआ क्या था तावड़े? लड़का इतनी चक्कर क्यों लगा रहा है? सर 9 साल पुराना केस है। ये नीलेश अपने मालिक जयदेव रानाडे का 1.5 लाख रुपया लेकर फरार हो गया था। हमने काफी ढूंढा सर, लेकिन ये हाथ ही नहीं लगा और केस अनसुलझा ही रह गया। वैसे सर 9 साल पहले 1.5 लाख रुपए काफी मायने रखते थे। खान फैमिली से ज्यादा मायने तो नहीं रख सकते ना। लड़का लगातार इंक्वायरी कर रहा है, दावे के साथ कह रहा है कि उसका पिता चोर नहीं था। तावड़े उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? सर वैसे तो कोई हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन शायद एक साथ इतना पैसा देखकर फिसल गया होगा। फिसला तो फिर गिरा कहाँ? 9 साल तक कोई नामो निशान नहीं। अगर वो मान ले कि पैसा लेकर भी फरार हुआ है तो अभी तक उसकी कोई खबर क्यों नहीं मिली? एक काम करो तावड़े जी, लड़के को लाओ, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है सर। सचिन बेटा, मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया है, मैं निकलती हूँ। तू फिर थाने गया था? हमें भुलाना होगा उन्हें सचिन। तेरे बाबा वापस नहीं आएंगे। तो उन्हें खुद बोलने दो हमें सामने आकर। बेटा आज तक नहीं आए तो अब क्या आएंगे? आई बाबा हमें कभी नहीं बुला सकते और ना ही वो चोरी कर सकते हैं। बेटा 9 साल हो गए इस बात को, हमें उन्हें भुला देना ही बेहतर होगा। भूल जा इस बात को। ये 131/23 किसका है? इतने दिन से यहाँ मक्खी की तरह भिनभिना रहा है, अभी तक पता नहीं कर पाया। कई लोगों से पूछा, सब लोग बोलते हैं मत पूछ। तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? बताइए ना, किसका घर है वो और है क्या उस घर में? माया। माया? माया जाल की माया? माया मैडम की माया। मैडम का नाम माया है। भाव वो 3-4 लड़की को देखा उस घर में जाते हुए, कॉलेज की लड़कियां हैं। ऐसा होता है क्या उस घर में भाव? आंखें दी है ना ऊपर वाले ने, तो देख लड़कियां अंदर हैं और मर्द अंदर बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं। माया कोठा चलाती है? धंधा होता है क्या उस घर में? उस घर में जो भी होता हो, मैं मेरे घर के अलावा कुछ नहीं सोचता। तू भी मत सोच। उस माया औरत से दूर रह, सुखी रहेगा। उसके रास्ते में आया ना तो तू तेरे घर का रास्ता भूल जाएगा। कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है से क्या मतलब है भाव? सुना है जादू टोना जानती है, उसके पास कुछ अलग सी ताकतें हैं। ये ज्यादा घर के बाहर बाहर नहीं जाती है, अंदर ही बैठकर झाड़ फूक तंत्र मंत्र में लगी रहती है। सुना है वशीकरण की उस्ताद है। और उसी घर में लड़कियों से धंधा भी करवाती है? अब सब तो यही बोलते हैं। नौ साल पहले का केस साहब, अब कहाँ से मिलेगा बंदा? भाग गया होगा साहब पैसा लेकर। अरे अपने चौहान साहब को इस केस में कुछ अटपटा लग रहा है। ये उस केस की तब की डिटेल्स है, 9 साल पहले की। इस नीलेश का लड़का सचिन और इसकी बीवी आरती अभी वहीं रहते हैं। थोड़ा जोर लगा, जो कुछ भी पता चलता है निकाल कर ला। लगा देता हूँ पंटर। वैसे मैंने एक और फील्डिंग की है साहब, श्रृंगारवाड़ी में। 2-3 दिन में सॉलिड इन्फॉर्मेशन देता हूँ साहब आपको। मर्डर टिप? नहीं साहब, एक औरत है ना, वो घर से धंधा चला रही है और उसने कॉलेज की लड़कियों को फंसा रखा है। ये केस किसी लिखित शिकायत से नहीं उभरा था, बल्कि नियति की लिखाई से उभरा था। एक तरफ था बचपन और जवानी की कगार पर खड़ा एक लड़का जो पिछले 9 साल से अपने पिता को तलाश कर उन्हें बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा था।
और दूसरी तरफ आकार ले रहा था माया नाम की एक महिला का केस, जिस पर वेश्यावृत्ति चलाने का आरोप था। ये दोनों ही केसेस एक ही जुर्म के जाल में बने हुए थे, लेकिन इस जाल में एक और तीसरी कहानी भी थी, जो रहस्य की धुन से बाहर निकलकर बहुत जल्द सामने आने वाली थी। इस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि नीलेश पाठक और माया के केस से इसका क्या वास्ता है। योगेश सुन, सारा दिन तेरा चेहरा लटका हुआ रहता है, सारा दिन काम काम काम, एक भी मिनट का ब्रेक नहीं चाहिए होता तुझे। ये तकलीफ है क्या तुझे? ऐसी कोई बात नहीं है राशिद भाई। कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है ना? ठीक है जा, लेकिन कभी भी तुझे मुझसे कोई भी बात करनी है ना, बेझिझक तू मेरे पास आ सकता है, ठीक है? योगेश बेटा, इससे ज्यादा तेज चलेंगे तो हवा में उड़ने लगेंगे हम लोग। अरे मुझे हवा में उड़ना है, और तेज चलाओ, और तेज। देख के हाँ ये बात। पापा मुझे डर लग रहा है, इससे ऊपर नहीं। कुछ नहीं होगा माया बेटा। हाँ, नहीं, नहीं। पकड़ के रख। हाँ। क्या किया तू? अभी लग जाती थी तेरे को। चल वापस चल। बाबू नहीं डर लग रहा है। देखो योगेश, जो बातें मैं दूसरे लोगों को बताता हूं उनमें सिर्फ उम्मीद होती है और कोई जादुई चीज नहीं होती। फिर भी लोग तो आते हैं ना आपके पास। लोग उम्मीद लेकर आते हैं मेरे पास। मैं जो भी उनके लिए कर सकता हूं मैं करता हूं, लेकिन तुम्हारे केस में मैं सच में तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने कभी तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दिया है, आज भी नहीं दूंगा। मगर आप जानकार हैं, कुछ तो बताइए कि मैं उन्हें ढूंढ पाऊंगा या नहीं। ढूंढा उसे जाता है जो खो गया। तेरे बाबा खो नहीं गए, तेरे बाबा तुझे छोड़कर चले गए थे। यही कहा था ना तूने मुझसे। माँ, 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 जगदीश भाई कह रहे पापा कभी नहीं लौटेंगे। सच बोल रहा है तेरा भाई। कहाँ गए पापा? हम सबसे दूर, हम सबको अकेला छोड़ के। क्यों गए हमें छोड़ के? उन्हें कोई और मिल गई है, उनके साथ चले गए। कोई और कौन? ये सब जान के हमारी तकलीफें कम नहीं हो जाएगी। नहीं, बाबा हमें छोड़ के कभी नहीं जा सकते, और बिना बताए तो कभी नहीं। मैं सब नहीं मानता। क्या वो कभी वापस आएंगे, कभी मिलेंगे? अगर वो चाहे तो। योगेश, अब तुम्हें आगे बढ़ना है, पीछे देखकर कोई फायदा नहीं है। मेरी बात मान ले, बाबा को ढूंढना बंद कर दे। ये वाले के साथ बैठूंगा। घंटे का 4000। भाई खबर 100% सही है। इस वक्त 3 लड़के आए अंदर और ये माया मैडम ही कोटा चला रही है। तीनों इस वक्त अंदर है माया के घर में। हाँ साहब, अभी कस्टमर लोगों के साथ। अगर अभी एक्शन लिया ना तो रेड हैंड मिलेगा साहब। हाँ, टीम तैयार करो। लो। सर, मैं वो सचिन पाठक, वो तावड़े साहब ने बुलाया था। बाद में कभी आना, अभी जल्दी में हूँ। चलो।
माया मैडम, बोला। वो बैठना था, कोई लड़की फ्री है क्या? हाँ हाँ, अंदर आओ। अरे कौन है तुम लोग? देखो अंदर का एक कोना चेक करो। छोड़ा। कौन हो? कौन तुम लोग? पुलिस। बाहर चलो, बाहर चलो। ओ साहब, सुनो मेरी बात, 2 मिनट बैठ के बात कर लेते हैं। बिल्कुल करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं, मेरे थाने में। अरे साहब, इधर कुछ गलत नहीं हो रहा है। वो तीनों लड़कियां बालिग है और अपनी मर्जी से इधर बैठती है। गरीब घरों से है साहब। इन तीनों लड़कियों की डिटेल्स हैं हमारे पास। अब तुम ये बोलो कि ये धंधा अकेला चला रही थी या फिर तुम्हारा कोई जोड़ीदार भी है? ये कोई जोड़ीदार नहीं है, मैं अकेली ये धंधा संभालती है। तीनों लड़कियों का सहारा है मैं। साहब, थोड़ा सोच के। तू अपने साहब से बात कर, जो उनको चाहिए मैं देगी। ये नाटक नौटंकी करने का जरूरत नहीं है। जा बोल, बोलना। चुपचाप से खड़ी रहे। नाबालिग लड़कियों को अंदर छिपा के रखा होगा। ना। ओ माया मैडम, बंद कमरे की चाबी दो। क्यों? उस कमरे में पूजा पाठ का सामान है और कुछ नहीं उधर। हमें खुद देखना है कैसी पूजा पाठ करती हो। चाबी दो। एक बेसहारा औरत का निजी कमरा खुलवा रहे हैं आप? ओ गरीब बेसहारा औरत। नाटक बंद कर। मैं सच बोल रही है साहब, कुछ नहीं है उस कमरे में। चाबी। साहब, मैडम, मैं सच बोल रही हूँ, उधर कुछ नहीं है। ओ साहब, सुनो तो मेरी बात। मैंने वहां चेक किया, कुछ भी नहीं है। सर, ये औरत माया धंधे के अलावा जादू टोना भी करती है ऐसा लगता है। सर, ये खुद करती होगी या करवाती होगी? तांत्रिक पार्टनर होगा इसका। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि दीवारों के पीछे जरूर कुछ है। हो सकता है सर, ये माया धंधे के साथ साथ काला जादू भी कर रही है और पता नहीं क्या क्या काली करतूत छुपा रखी होगी। ये धक्का काय को देती है? बैठ रही है ना। ताई सेटलमेंट करवा दो ना साहब से बात करके। कहीं हमारे घर वालों तक तो ये बात नहीं पहुंचेगी ना। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं है ना, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। बहुत देखे पुलिस वाले, कई आए और कई गए। ये भी आएगा लाइन पे। तावड़े। जी सर। अपने आदमी बुलाओ, ये दीवारें खाली करवाओ, अच्छे से चेक करो कि इनके बीच कुछ है क्या। जी सर। पद्मा, पड़ोसियों से पूछताछ करो। मुझे स्ट्रांगली डाउट हो रहा है कि यहाँ पे कुछ और भी होता है या फिर हुआ है। ओके सर।
एक उड़ती हुई खबर एक रेड में तब्दील हुई। एक कोठे का पर्दाफाश हुआ तो नजर में आया एक बंद रखा गया कमरा जो सामने से एक पूजा घर लग रहा था। लेकिन पुलिस को एक आभास हुआ कि इस कमरे में कोई राज छिपा हुआ है। इस रेड की बदौलत रोशनी में आया माया के घर का यह कमरा आगे जाकर एक बड़ा खुलासा करने वाला था, एक चौंका देने वाला बड़ा खुलासा। बोल पुरुषोत्तम। विनोद भाव बहुत बुरा हुआ। माया ताई के घर पुलिस ने छापा मारा है भाव। कौन हराम मुंह खोला रहे? वो सब पता नहीं भाव। छापे के टाइम पुलिस वाले ने पूजा वाले कमरे की चाबी ले ली माया ताई से। और क्या 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 पूछा क्या माया से? हाँ, क्या मिला उन्हें? नहीं मालूम भाव। वो माया ताई और लड़कियों को पुलिस वाले थाने ले गए भाव। ये फोन स्विच ऑफ कर दे और गुपचुप पूना के बाहर कहीं छुप जा, समझा? मामला ठंडा होने तक लौटना मत। भाव मामला कब तक ठंडा होगा? ऐसे कहाँ चला जाऊं? होगा तब होगा। हाँ, अभी निकलने को बोला ना तेरे को, भारत नहीं का? अरे मैं क्या, पूरी शिंगरवाड़ी जानती है क्या होता है उस माया के घर में। तो ये कौन सी नई बात है? सालों से चलता आया है। और सालों से शिंगारवाड़ी के लोगों ने कुछ नहीं किया, एक पुलिस कंप्लेन तक नहीं की। बहुत डेंजर है वो औरत। पता नहीं कैसी कैसी चीजों में सुई हुई घुसाती है, नींबू मिर्ची फेंकती है। अगर उसके कोई मुंह लगा, उसने कुछ फूक फूक दिया तो? अच्छा हुआ कि किसी ने तो हिम्मत दिखाई। अब आप लोग थोड़ी सी हिम्मत कीजिए। इस माया का कोई ना कोई साझेदार तो जरूर होगा ही होगा। कौन है वो? उसके घर में एक आदमी आता है, विनोद भाव। हाँ, विनोद भाव बोलते हैं उसको सब। उसका पूरा नाम तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वो ना उस माया का यार है, सालों से आ रहा है। माया उसके अपने पति के साथ रहती थी, तब भी आता था, अब भी आता है। दया। हाँ मैडम। मुझे इस विनोद की पूरी डिटेल चाहिए। ठीक है मैडम, आज शाम तक सारा चिट्ठा निकालता हूँ। हो साहब, सबसे पहले वो तीनों लड़कियों को छोड़ दो, उनका कोई गलती नहीं है। जगह मेरी है और धंधा भी मैं ही करती है। आपको मेरे को जितना मर्जी इधर रखने का ना, मैं रहेगी इधर। इतना तो कर सकते हो ना साहब? सर, हम जानते हैं कि हम गलत काम कर रहे थे, और यकीन कीजिए सर, हम डिसेंट फैमिली से हैं और जो भी कुछ कर रहे थे मजबूरी में कर रहे थे। तुम्हारी पैसों की मजबूरी थी या किसी ने मजबूर किया तुम्हें इस काम को करने के लिए? प्लीज जाने दीजिए ना। हमारे घर वालों को तो लगता है हम कॉलेज जाते हैं, हमें शाम तक घर पहुंचना है। उन्हें किसी हालत में पता नहीं लगना चाहिए सर। आज नहीं तो कल पता लगना ही था, तो फिर आज ही सही। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो मुझे पूरी कहानी चाहिए। तुम इस धंधे में कब और कैसे आए, माया से कैसे मिले, वहाँ और क्या क्या धंधे होते हैं, इस काम में और कितने लोग शामिल हैं, सब कुछ बोलना होगा। बोला तो ना साहब, मैं अकेली औरत है, सालों से अकेला धंधा चला रही है, विधवा है मैं। पहले मैं खुद धंधा करती थी, फिर उम्र हो गई, फिर देखा कि लड़कियां खुद सामने से चल के आ रही थी, बस शुरू कर दिया। क्या करेंगे साहब, पेट भी तो भरना है ना। और वो जादू टोना वो सब जो उस कमरे में होता है? कोई जादू टोना नहीं है उधर साहब, मैं उधर सिर्फ पूजा करती है और कुछ नहीं है उस कमरे में। कुछ नहीं है तो फिर इतना डरी हुई क्यों? ऐसा कुछ नहीं है साहब, मैं उन लड़कियों के लिए डर रही है, उनकी कोई गलती नहीं है साहब। आपको मेरे ऊपर जो चार्ज लगाना है ना वो लगाओ, मैं बैठेगी ना जेल में, बस उनको छोड़ दो। किसका नंबर है ये? पुरुषोत्तम का। वो मुझसे पहली बार मेरे कॉलेज के बाहर मिला था और उसने बोला कि एक्स्ट्रा पैसे बनाने का आसान तरीका है। हाँ, और मुझे भी ताई के पास वही लाया था। ताई, मैंने पूरी डिटेल में समझा दिया है, सब एग्री भी हैं और बालिग भी हैं। हर ग्राहक का 1500 रुपया मिलेगा। मेरे को कितना मिलता है कितना नहीं, तुम लोग को लेना देना नहीं। इसमें एग्री है ना? बाद में मेरे को मचमच नहीं चाहिए। तुम लोगों की कोई सहेली होगी कॉलेज की या किधर की भी, जिसको थोड़ा पैसा बनाने का है, उसको बता भी सकती है और इधर लेके भी आ सकती है। और जो लेकर आएगा ना, उसको कमीशन भी देगी मैं। 1 साल से तुम लोग अपने घर वालों से झूठ बोल रही हो कि कॉलेज जा रही हो और ये सारे काम करती हो। और कितनी लड़कियां तुम्हारी कॉलेज की जिनको तुम तीनों ने अपने इस काम के लिए फंसाया? सर, किसी को अप्रोच करने में डर लगता था।
वहाँ और क्या क्या काम होते हैं, साफ साफ बोलो। सर हम वहाँ पे सुबह 10 से 6 बजे तक ही होते थे। उसके बाद वहाँ क्या होता है हम लोगों को नहीं पता है। ये बगल वाली दुकान विनोद भाव की है? जी विनोद जोशी जी का ही है। कहाँ है ये विनोद जोशी? वो थोड़ी देर पहले तो थे, फिर एकदम से दुकान बंद करके चले गए थे। घर कहाँ है इसका? वहाँ तुम सिर्फ धंधा और पूजा ही नहीं करती हो, बल्कि जादू टोना, काला जादू टाइप भी कुछ करती हो। साहेब मैं उस घर में सिर्फ 2 टाइम पूजा करती है, वो कब से गुनाह होने लग गया है बताइए। उस घर से हमें टोने टोटके का सामान, सुइयां, नींबू, मिर्च। अरे साहेब वो तो सब एक तांत्रिक आया था कई सालों पहले, वो छोड़ के गया था। मैं तो उस सब चीजों को छूती तक नहीं है। वो इंस्पेक्टर महात्रा ने बुलाया है, सचिन पाठक कही है उन्हें। अरे हाँ सबको पता है तू कौन है और तेरी स्टोरी क्या है। साहब बिजी है, तुझे बैठना है तो बैठ, नहीं तो कल आ जा। नहीं साहब बैठता हूँ। ठीक है। कभी नहीं। माया ने तुम्हारे सामने वो कमरा कभी नहीं खोला? नहीं सर वो कमरा तो हमेशा बंद रहता है। ये तुम्हारी मैडम माया कोई जादू टोना या झाड़ फूक वगैरह करती है क्या? क्या सर हम तो ये सब पहली बार सुन रहे हैं। हाँ मतलब ताई बड़ी धार्मिक टाइप की लगती है, टाइम टू टाइम जाप भी करती है और प्रार्थना भी करती है। ताई चाय बनाई थी आपके लिए। ठीक है उधर रख लो। तुम तीनों को अलग अलग अपने अपने स्टेटमेंट्स देने होंगे। ये मैडम तुम्हारे स्टेटमेंट लेंगे। सर वो हमारा नाम वगैरह कुछ नहीं आएगा ना? हाँ सर हम प्रॉमिस भी करते हैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे प्लीज। ठीक है, लेकिन हमारी तहकीकात के दौरान अगर हमें कभी भी कुछ भी ऐसा पता चला जो तुम्हें मालूम था पर तुमने हमसे छुपाया, तो याद रखना तुम तीनों बुरी फंसोगे। बकवास कर रहे हैं मैडम? पुलिस वाली क्या हुई? कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगी? मेरे पति का दूर दूर से वास्ता नहीं है इन सबसे। तो फिर कहाँ छुपा है आपका पति? फोन क्यों स्विच ऑफ है विनोद जोशी का? मेरा पति एकदम इज्जतदार आदमी है मैडम, 20 सालों से सही तरीके से अपना काम कर रहा है। काम से गया होगा कहीं और फोन किसी कारण बंद रखा होगा। ये 2 और 2 मिला के बहुत बड़ी गलती कर रही है आप। महिमा जी हमने ऐसी मन घड़न नाम नहीं निकाला आपके पति विनोद जोशी का और धमक पड़े हैं आप एक काम कीजिए, श्रृंगारवाड़ी में आप अपने पति की फोटो घुमाइए एक बार माया के घर के पास और पूछिए औरत से, आदमी से, जिस मर्जी से पूछिए कि आदमी है कौन। फिर देखिए कितने इज्जत से नाम लेते हैं वहां के लोग आपके पति विनोद जोशी का। साहब वो मैं सचिन पाठक, वो महात्रे साहब ने बुलाया था। वो नीलेश पाठक किस के लिए? यस सर वो मेरे फादर है। जो 7 साल पहले कुछ पैसों के साथ गायब हुआ था। चोरी का केस दर्ज है ना? नहीं सर वो 9 साल पहले गायब हुए थे। सब कहते हैं उन्होंने चोरी की थी, लेकिन सब झूठ कहते हैं। आप पता लगाइए ना प्लीज। हाँ हमने हमारी टीम को काम पे लगा दिया, सर्च कर रही है। कुछ भी हाथ लगेगा तो मैं बताएंगे। तौड़े साहब यहाँ तो कुछ नहीं है और लगता नहीं कि दीवार के पीछे कुछ हो। साहब को लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, इस धंधे के पीछे कुछ और भी है। मुझे भी लगता है यहाँ कुछ तो है जो खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है जरूर। कुछ भी नहीं मिला था सर? वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ हवा में कुछ तो है सर। आप ही की जैसी तगड़ी फीलिंग मुझे भी आ रही है। ये धंधा, ये पूजा पाठ,
सर इस सब के पीछे कुछ और चक्कर है। घर सील कर दो, एक एक ईंट तराशेंगे, इस माया को भी तोड़ेंगे। दया, शंगारवाड़ी में तूने इतने दिन तक फील्डिंग लगाई, फिर विनोद जोशी और पुरुषोत्तम तेरे रडार पर कैसे नहीं आए? और अब दोनों का फोन स्विच ऑफ है। मिस्टेक हो गया साहब। और ऊपर से तुझे इस बात का भी पता नहीं चला कि माया के 2 बेटे भी हैं। क्या साहब, उसके 2 बेटे भी हैं? इतनी अहम बात अब सामने आ रही है। यही तो इस भर्ती की ताकत है। अब मेरे सामने किसी ने मुंह नहीं खोला और आप लोगों ने छापा मारा तो जानकारी की गंगा जमुना सरसर बहने लगी साहब। मतलब माया के दोनों बेटों की क्या इन्फॉर्मेशन? सब बड़ा वाला जगदीश, छोटा वाला योगेश है। माया की पड़ोसी बोली कि दोनों बेटे माया से अलग हुए हैं। अब माँ ही ऐसा धंधा करेगी तो लड़कों का क्या होगा? दिमाग तो आउट होगा ना। बस छोड़ के चले गए। कहाँ हैं अभी दोनों? बड़ा वाला जगदीश, मैंने सुना था वो हिंजवाड़ी में किधर रहता है, टूरिस्ट गाड़ी चलाता है। छोटा वाला मैकेनिक है योगेश, पता नहीं कहाँ चला गया। 3 साल हो गए उन्हें गए हुए, जगदीश और योगेश को, लेकिन दोबारा कभी इधर देखा नहीं। फिर ये माया का पति कब मरा? मरा कहाँ? सब बोलते कि सालों पहले उसे छोड़ के चला गया था। 1 मिनट पर, माया के पड़ोसी ने तुम्हें क्या बताया कि माया का पति उसे छोड़कर चला गया था? यस सर, मेरी 2 औरतों से बात हुई जो माया के घर के बगल में ही रहती हैं। लेकिन माया ने मुझसे बोला कि वो विधवा है। सालों से अकेला धंधा चला रही है, विधवा है मैं। हाँ, उसने साफ साफ बोला था कि वो विधवा है, अकेली औरत है। अब ये पकड़ी गई सर, इसमें कुछ तो झोल है। पक्का ही हमसे झूठ बोल रहे हैं। माँ, जगदीश भाई कह रहे पापा कभी नहीं लौटेंगे। सच बोल रहा है तेरा भाई। कहाँ गए पापा? हम सबसे दूर, हम सबको अकेला छोड़। क्यों गए हमें छोड़ के? ये सब जान के तेरे बाबा वापस नहीं आ जाने वाले, बस हमारी तकलीफें बढ़ेंगी। तो मैडम माया, तूने हमसे बोला था कि तू अकेली कोठा चलाती है? हाँ। तो ये विनोद जोशी और पुरुषोत्तम क्या करते हैं? तेरे साथ पूजा पाठ करते हैं, जादू टोना? कहाँ हैं दोनों? मेरे को कुछ मत पूछ पुरुषोत्तम, तू अपना देख ले, मैं अभी स्विच ऑफ कर रहा हूँ फोन। अरे भाऊ, मैं कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा? अबे 3-4 महीना ना कहीं पर भी पड़ा रहे, बाद में लौटा ना सब ठंडा हो जाए तब। धंधा वाला मामला होता तो ठंडा भी हो जाता। पुलिस तो पूजा वाले कमरे के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। पता नहीं उन्हें क्या दिख गया वहाँ पे। ये कुछ नहीं दिखेगा उन्हें, कुछ नहीं मिलेगा, समझा ना? तू और मैं ना उनके हाथ नहीं लगने चाहिए। 4-5 महीना गुल हो जा, किधर छुप जा, तब तक माया संभाल लेगी। तूने हमसे कहा था कि तू विधवा है, अकेली, यही कहा था ना? हाँ। क्या हाँ? अकेली है और विधवा है। तो ये बता, तेरे दोनों बेटे का है, योगेश और जगदीश? मेरे को नहीं मालूम। ए जग्या, जग्या, रुकने वाला जग्या, तू सच में मेरे को छोड़ के जा रहा है? आई, मैं यहाँ और नहीं रह सकता। तू ही तो मेरा सहारा है। आज तक जो कुछ भी मैंने किया तेरे को और योगेश को पालने के लिए किया। मैं मुंह नहीं खोलूंगा आई, बस, लेकिन अब और नहीं। आई, मैं जा रहा हूँ। किधर जा रहा है तू? घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे अपना रास्ता खुद ढूंढना है। पहले जगदीश चला गया, अब तू भी चला जाएगा तो तेरी आई के साथ कौन रहेगा? इस घर में मैं कभी दोबारा वापस नहीं आऊंगा। खून पसीना एक किया दोनों के लिए, लाज शर्म सब कुछ भुलाया, सब कुछ। लेकिन दोनों जवान बेटे अपनी आई को छोड़कर चले गए। इतने सालों में एक बार फोन करके भी नहीं पूछा। मेरे को नहीं मालूम वो लोग किधर है। तेरा पति प्रशांत भाटे कहाँ है अभी? तूने तो हमसे कहा था कि तू विधवा है, लेकिन पता है क्या, हमें पता चला वो मरा नहीं, तुझे छोड़ के गया।
ए माया, उससे बात कर रही हूँ, इधर देख के बात कर। तूने हमसे कहा तू विधवा है, झूठ। तूने हमसे कहा कि तू वो कोठा अकेले चलाती है, ये भी झूठ। अब तू ये बता कि तू उस बंद कमरे के पीछे करती क्या है, उसकी सच्चाई बता। मैं मानती है कि मेरा पति प्रशांत भाटे मेरे को छोड़ के गया। इस बात को 12-13 साल हो गए। क्यों छोड़ा उसने? वही दूसरी औरत। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं, मैंने भी नहीं ली। योगेश भाटे, जी? तू माया भाटे का लड़का है ना? पुलिस ने अंदर किया उसे, घर पे रेड पड़ी है। देखिए, मेरा उससे और उसके धंधे से कोई वास्ता नहीं है। और तेरा बड़ा भाई जगदीश, उसको भी ऐसा ही लगता है? मुझे नहीं पता कि उसे क्या लगता है और क्या नहीं लगता है। अपने कर्मों का फल तो मिलना ही था मेरी आई को, लेकिन आप लोगों मुझसे कहा। जगदीश, 10 साल पहले तुम्हारी चाली में एक बूढ़ी औरत रहती थी, दुर्गा। हाँ, दुर्गा ही रहती थी। क्या हुआ उन्हें? वो तुम्हारे बाबा प्रशांत भाटे, तुम्हारी आई माया भाटे और तुम दोनों भाइयों के बारे में सब कुछ जानती है। अंदर कर दिया उसे? अच्छा किया। जहर है वो माया भाई। दुर्गा का कि हमें लगता है कि उस घर में धंधे के अलावा भी और कुछ चल रहा था। मैंने कहा ना, वो जहर है। मैं उनके पड़ोस में ही रहती थी। और एक बात बताऊं, पूरे श्रृंगारवाड़ी यही समझती है कि उसका पति प्रशांत किसी दूसरी औरत के साथ भाग गया। पर ये सच है क्या? उसका बेटा योगेश भी साफ मना कर रहा है। आप लोगों को लगता है कि उस कमरे में कुछ अजीब है, लेकिन मैं कहता हूँ सर, जब से बाबा घर छोड़ के गए हैं ना, तब से पूरे घर में सब कुछ अजीब सा होता आ रहा है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है योगेश? देखिए मैम, पूरी दुनिया कह ले कि मेरे बाबा किसी दूसरी औरत के साथ भाग गए, और इस बात को ये जगदीश ये भी मान ले, लेकिन मैं नहीं मान सकता हूँ मैम। सही कह रहा है योगेश, ये प्रशांत जो था भला आदमी था। मुझे नहीं लगता है वो अपने बच्चों को छोड़कर कहीं और भाग जाए। और अजीब बात क्या है मालूम? उस माँ ने एक बार पता करने की कोशिश भी नहीं की कि उसका पति दोनों बच्चों को छोड़कर कहाँ चला गया। और ये दूसरी औरत वाली बात? कोई दूसरी औरत नहीं थी। आदमी की नजर से पता चलता है कि आदमी किस मिट्टी का बना है। ये प्रशांत भाटे बहुत भला आदमी था। सर, अजीब सी बात है, वो नीलेश पाठक के केस में नीलेश का बेटा सचिन भी वही बात बोल रहा है अपने मिसिंग बाप के बारे में, जो योगेश बोल रहा है अपने बाप प्रशांत के बारे में। सर, मेरे बाबा 9 साल से गायब हैं। नीलेश पाठक, आप लोग प्लीज उन्हें ढूंढिए। मैं कह रहा हूं आपसे, वो चोर नहीं है, वो ईमानदार है। वो मुझसे और मेरी आई से बहुत प्यार करते हैं। वो किसी दूसरी औरत के लिए हमें छोड़ के नहीं जा सकते। ये सब झूठ है। सर, सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि योगेश भी लगभग वर्ड टू वर्ड सेम बात बोल रहा है। सर, आप लोग मेरे बाबा को ढूंढने में मदद कीजिए। मेरे बाबा से थे ही नहीं कि किसी दूसरी औरत के लिए मुझे, जगदीश को या हमारी आई को छोड़कर चले जाएं। वैसे नहीं थे सर, नहीं थे सर। क्या कोई कनेक्शन हो सकता है सचिन के फादर नीलेश पाठक और योगेश के फादर प्रशांत भाटे के बीच? सर, इन दोनों केसेस के बीच में कनेक्शन का तो पता नहीं, पर ये दोनों केसेस एक धागे से जरूर जुड़े हुए। इन दोनों केसेस में 2 जवान बेटे अपने दोनों बापों को लगभग जो 9 साल पहले या 12 साल पहले गायब हुए हैं, उन दोनों को ढूंढना चाहते हैं। और इन दोनों को पूरा यकीन है कि जो कहानी उन्हें बताई गई वो झूठी है। कहीं दोनों के गायब होने के पीछे इस माया की तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हेलो, अगर मेरा
नाम नहीं आया तो मैं एक काम की बात बता सकता हूँ। तू कौन बोल रहा है? पुरुषोत्तम। ओ पुरुषोत्तम, चल बोल अब, तेरी माया ताई के घर में क्या हो रहा था और उस कमरे का सच क्या है? आप लोग बेकार में उस कमरे के पीछे पड़े हो, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं एक मर्डर के बारे में बता सकता हूँ। किसका मर्डर? किसने किया? मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, और ये जानकारी मैं सिर्फ तब दूंगा जब तुम मुझसे वादा करो। इस केस में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अबे पुलिस का खबरी हूँ, कोई कोर्ट का जज नहीं। और देख, मैं तेरे को वादा सादा नहीं कर सकता, लेकिन एक बात बोल सकता कि अगर सरकारी गवाह बनेगा और पुलिस की मदद करेगा तो तेरी सजा कम हो जाएगी, वरना देख बम्बू तेरा पक्का है। ज्यादा मत सोच, क्योंकि इसके सिवा तेरे पास कोई चारा नहीं है। अब जल्दी से बता दे, किसका मर्डर किसने किया? वो क्यों चले गए? वो हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अगर छोड़कर गए भी हों तो ऐसे बिना कुछ बताए क्यों गए? एक ठोस अंदेशा था, संदेह था कि माया भाटे के घर में प्रोस्टिट्यूशन के अलावा कोई अमानवीय गतिविधि भी चल रही थी। अब पुलिस को खबर मिली थी कि माया का एक कत्ल से भी संबंध है, और खबर देने वाला था उसका अपना दाहिना हाथ, उसका दलाल पुरुषोत्तम, जो कि मांग कर रहा था कि उसे इस केस से बाहर रखा जाए। क्या था यह मर्डर केस और कौन था पीड़ित? पर मर्डर किसका हुआ? पुरुषोत्तम को गारंटी चाहिए कि उसका इस केस में नाम नहीं आएगा। उसने बोला है कि वापस फोन करेगा। वैसे मैंने मेरे बंदे लगा रखे हैं उसकी तलाश में। सर, इस माया के दोनों बेटे योगेश और जगदीश हमारे पास हैं। सर हो सकता है इन दोनों बेटों को कुछ पता, पर हमसे छुपा रहे हैं। जगदीश दादा, आपने कैसे मान लिया कि बाबा हमें ऐसे ही छोड़ के चले गए? मुझे तो बचपन में भी यकीन नहीं था, और अब भी नहीं है। तू 9 साल का था और मैं 14 साल का, तो बचपन से तेरा था यार। तुझे लगता है बाबा ने मुझे कुछ अलग से कहा इसलिए मुझे यकीन हो गया? जितना तुझे पता उतना मुझे पता है। जब उतना ही पता तो कैसे यकीन कर लिया कि बाबा हमें छोड़ के चले गए? जो आई ने बोला मैंने मान लिया, बस। मुझे इस केस के बारे में और भी जानकारी चाहिए। किसका मर्डर हुआ था, कब मर्डर हुआ था? पुरुषोत्तम अगर ये बोल रहा है कि उस पूजा वाले रूम में कुछ नहीं है, मतलब जरूर उस रूम में कुछ ना कुछ है। ये हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है उस पूजा वाले रूम और इस मर्डर के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर, माया उस कमरे को हमेशा बंद रखती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कमरे के अंदर कोई डेड बॉडी दफन हो? खान, तुम और तावड़े उस पूजा वाले रूम का दोबारा से पोस्टमार्टम करो। पद्मा, माया के दोनों बेटों को टैग करो, बात करो उनसे। गया, मुझे किसी भी सूरत में माया का वो लवर विनोद जोशी चाहिए। और पुरुषोत्तम को बोल कि हम उसे सरकारी गवाह बना लेंगे, तो चार्ज भी नहीं लगाएंगे उससे। लेकिन शर्त यही है, उस मर्डर की मुझे पूरी जानकारी चाहिए। चल, साहब ने बुलाया है। सुन, मेरा ये लॉकअप में दम घुटता है, तो मैडम के लिए एसी लगवा दे। एक पैकेट अगरबत्ती का बंदोबस्त कर दे। रे शानी, ना तो एक होटल का कमरा है और ना मैं रूम सर्विस वाली हूँ। चल चुपचाप। माया ऐसा भी क्या दफन है उस कमरे के अंदर जिसकी वजह से तुम इतना डरी हुई हो? दावड़े सर, इस कमरे की हर दीवार का 1-1 इंच बाहर निकाल कर देखना है। 100% अंदर कुछ है। सर, लाश? चलो काम पे लग जाओ। जी सर। इसकी लाश है उस कमरे में? साहब मैं बोली ना आपको, मैं उधर से पूजा करती है। पूजा पूजा भक्ति से की जाती है माया, तो तुम डर की वजह से पूजा करती हो। किस चीज का डर है? किसको मार डाला तुमने जिसका डर तुम्हें ये सता रहा है कि वो कहीं भूत बन के तुम्हारे सामने ना आ जाए? साहब उधर कोई लाश नहीं है। एक मिनट। तावड़े इधर सर। ये सुन जरा। हाँ सर, कुछ हो सकता है। दीवार को तोड़ो।
योगेश भागा नहीं है मैडम, बस थोड़ा परेशान है। ठीक है, लेकिन है कहाँ पर? फोन नहीं उठा रहा है, गैराज भी नहीं जा रहा है, घर पर भी नहीं है। क्यों? दरअसल जब वो 9 साल का था तब से ऐसे ही गुमसुम रहता है, और बाबा के जाने के बाद वो बहुत शांत हो गया। तुम पर कोई असर नहीं हुआ? हुआ मैडम, लेकिन हर कोई अलग होता है। सचिन पाठक को जानते हो तुम? नहीं, कौन है? तुम्हारे छोटे भाई योगेश जैसा ही है, गुमसुम, परेशान। और अजीब बात पता है क्या है? उसके बाबा भी कई सालों पहले ऐसे ही गायब हुए थे। नीलेश पाठक नाम है। ये नाम कभी सुना है? नहीं मैडम, ये नाम कभी नहीं सुना। सचिन पाठक या नीलेश पाठक, इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना मैडम। कितने लोग यूं ही गायब हो जाते हैं इस दुनिया में। ये बात भी है। अच्छा जगदीश, एक बात बताओ, तुम्हारी माँ माया ने किसका मर्डर किया था? ये क्या बोल रही हैं आप? 3 साल पहले तुमने घर छोड़ा, ऐसा तुम्हारी माँ माया ने बताया। हाँ तो? उसके बाद तुम्हारे छोटे भाई योगेश ने घर छोड़ा। जी, लेकिन क्या? तुम दोनों भाई जानते थे ना उस घर में कुछ चल रहा है? मैडम, हमें तो बस आई के वही धंधे से दिक्कत थी, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। वैसे जब बाबा हमारे साथ थे तब भी ये सब करती थी। तुम्हारे बाबा भी इन सब में शामिल थे? ये आदमी विनोद जोशी, ये पता नहीं आई की जिंदगी में कहां से आ गया, लेकिन जब से आया ना मैडम, पैसा बरसने लगा। जगदीश, वो आई। सुन रहे बाड़ा? घंटे भर के लिए बाहर जाके खेल। पर क्यों आई? आई बोल रही है ना, जा बाहर जा। अरे जगह वो ठीक है, आइसक्रीम वाइसक्रीम खा, हाँ, चॉकलेट वाला। बाबा कारपेंटर का काम करते थे। दोपहर में आई के पास अलग अलग लोग आते थे। ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि क्यों आते थे और वहाँ क्या होता था। ये ले जगदीश, योगेश को भी लेके जाना, जो मन करे वो खरीदना। ठीक है। हम बच्चे थे, नई नई चीज़ें खरीदना अच्छा लगता था। योगेश और छोटा था, ना ही उसे कुछ समझ में आता था, ना ही कुछ पता चलता था। मैंने भी उसे कभी समझाने की कोशिश नहीं की। किसी भी बच्चे के लिए आसान नहीं होता है ये जानना कि उसकी माँ धंधा करती है। मेरे को मालूम है कि मेरे को सिर्फ पैसा चाहिए था, एक अच्छी जिंदगी चाहिए थी, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, और कुछ नहीं। मैं तुम्हारे धंधे की बात नहीं कर रहा हूं, कत्ल की बात कर रहा हूं। किसको मारा था तुमने? मैंने खुद को मार डाला साहब, पैसों के लालच में। मैं खुद रोज मरती थी। मैं अपने पति की कमाई से खुश नहीं थी। वो तो बस एक कारपेंटर था, उसकी कमाई से कुछ नहीं होता था। देख माया, मैं जितना कमा सकता था उतना कमा रहा है, इससे ज्यादा नहीं होगा। बस ये समझ ले, हम लोगों की किस्मत में इतना ही है। पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन इतना जानती है, गरीब पैदा होना किस्मत की बात है, लेकिन गरीब मरना बेवकूफी। तो ये भी जानती होगी ना, ये जितना चादर होता है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। शादी के टाइम पे एक दूसरे का औकात बराबर से मालूम था ना हम लोग को। तो क्या औकात बदला नहीं जा सकता? जितना कमाता हूं उतना ही है, नहीं हो पाएगा उससे ज्यादा मेरे से। और ये फालतू का ना सपना देखना बंद कर दो। मैं नहीं छोड़ पाई अपने सपनों को। सपने देखना कैसे छोड़ सकता है कोई? मेरी विनोद से मुलाकात हुई, वैसे भी मैं अपने पति से दूर जा रही थी। मेरी विनोद से नजदीकियां बढ़ी और पैसों से भी। क्या बकवास कर रहा है? पागल हो गया क्या? क्या रे, इतना क्या फड़फड़ा रही है तू? हाँ, ये देख, ठंडे दिमाग से सोच। जो तेरे मेरे बीच में है
जो तेरे और प्रशांत के बीच में, वही तो करने को बोल रहा हूँ तेरे को। विनोद, मेरे साथ ऐसी बात करने का नहीं। निकल इधर से। ओ बाबा, जाता हूँ मैं, लेकिन ना तू खुद चल के सामने से मेरे को ये बोलेगी, और वो भी लव कर। ए माया, अरे लेकिन बैठना रे बाबा। देख, जितना सोचने में बुरा गंदा लगता है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। देख, तू दोपहर को अकेले रहते, मैं कैसा आता है, मेरे साथ कोई और आएगा। देख, करना तुझे वही है जो हम करते हैं, लेकिन सोच, तगड़े पैसे मिलेंगे, तगड़े। तेरी जिंदगी ना ऐसे फटकन बदल जाएगी। हाँ, एक दोपहर का 2000, 1000 तेरा, 1000 मेरा। चल मेरे को बोल, ये तेरा प्रशांत महीने का कितना कमाता है? 6000, 7000? अरे उतना तू एक हफ्ते में कमाएगी। मन बनाएगी तो 4 दिन, पूरा मन लगाएगी ना तो 2 दिन में, अरे 1 दिन में कमा सकते हैं। तेरे संग तुम्हें एक बात याद रख, ये मर्दों की जरूरत ना बहती नदी है, कभी सूखती नहीं। तो तू काय को सुखी सुखी जिंदगी जी रहे रे, काय को? ठीक है, सोच के बता मेरे को, आता हूं। बहुत घिन आई थी विनोद की ये बात सुनकर, लेकिन पैसे के लिए तरसते हुए भी बहुत घिन आती थी साहब, इसीलिए हाँ बोल दिया। पहली बार बहुत गंदा लगा सर, लेकिन जब हाथ में पैसा आया ना, फिर सही गलत कुछ भी नहीं लगा। सोचा कि शरीर ही तो है, पैसे की धुंध छा गई थी। एक अच्छी जिंदगी मिल गई थी, बच्चों के लिए कुछ कर सक रही थी मैं। बच्चे लोग रोज बाहर का खा रहे हैं, नए नए सामान खरीद रहे हैं। जगदीश बोला तुमने पैसा दिया उन लोग को? हाँ, मैंने दी। किधर से दिया? पेड़ लगा दे पैसे का? मैंने कमाए हैं। किधर से कमाए? कमाए बोले तो किधर से कमाया? मैं क्या पूछ रहा हूँ, किधर से कमाया माया? और मला, शरीर बेचती है अपना, सोती है लोगों के साथ। शरीर मेरा है, मैं बच्चों को वो दे रही है जो तू अपने अगले जन्म में भी अपनी कमाई के साथ नहीं दे सकता। बच्चे लोग को मालूम है कि उसकी माँ क्या है? बोला बच्चे लोग को तुमने? नहीं, वो स्कूल में होते हैं और तू काम पे, दोपहर में आते हैं लोग। तेरे को क्या लग रहा है, तू बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रही है? पुण्य और पाप से जिंदगी चलती है, पेट भरता है उससे। जिंदगी जिंदा लोगों की होती है, और तू लाश है, घटिया सड़ी हुई लाश। पर मेरी ही चिता पर तो पक रही है ना रोटी। बस मैं तो यही जानती। प्रशांत ने रोज दारू पीना शुरू कर दिया। वो ये सच्चाई सहन नहीं कर पाया, और एक रात हम सबको छोड़कर चला गया। मेरे को पता था कि वो वापस नहीं लौटेगा। मैंने ये सच्चाई मान ली थी। मैंने प्रशांत से कभी झूठ नहीं बोला, और आप लोगों से भी नहीं बोल रही है सर। मैं सच बोल रही है, मैंने कोई खून वून नहीं किया है। माया, अभी तक तुमने हमें अपनी जिंदगी की सच्चाई बताई है, उस कत्ल की नहीं। हमें उस कत्ल की सच्चाई चाहिए। जगदीश, तुम अभी कुछ छुपा रहे हो। मुझे मालूम है कि तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ ने किसका कत्ल किया। किसी का नहीं। तो फिर उस बंद दरवाजे के पीछे, जिसे तुम्हारी माँ पूजा का कमरा कहती थी, किसकी लाश दफन है? किसी की भी लाश नहीं हुआ। सर, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा। तो फिर है कहाँ?
कौन है? ये मेरे बाबा है। तुम्हारा नाम क्या? सचिन पाठक। क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछा। सचिन पाठक को जानते हो तुम? नहीं, कौन है? उसके बाबा भी कई सालों पहले ऐसे ही गायब हुए थे। नीलेश पाठक नाम है। ये नाम कभी सुना है? मेरे बाबा है। जब दिल अपराध बोध में डूबा होता है तब घृणा अपने कुकर्मों से नहीं बल्कि खुद से होती है। माया के घर में कुछ छुपा जरूर था जो पुलिस के हाथ नहीं लगा था, लेकिन वहां जो था उसके बारे में कई लोग जानते थे और अच्छी तरह से जानते थे। एक अजीब इत्तेफाक कहिए, एक एक्सीडेंट कहिए या नियति का लिखा कहिए, जो भी कहिए, पर इस आम से दिखने वाले एक अवैध कोठे पर हुई इस साधारण सी रेड की वजह से कई असाधारण सच्चाइयां उभरने वाली थीं जो कि सालों से खामोशी के कफन में दफन थी। सर उस कमरे में कुछ नहीं है और वो एक दीवार जिस पर हमें सबसे ज्यादा शक था, वहां से भी कुछ नहीं निकला। सर ये माया का बड़ा बेटा जगदीश, इससे भी कुछ पता नहीं चल रहा है। वो दूसरा बेटा योगेश अभी भी लापता है। यस सर, जगदीश बता रहा है कि योगेश काफी डिस्टर्ब हो गया है। इस माया को जितनी भी गर्मी दो ये पिघलने वाली नहीं है। विनोद जोशी का क्या स्टेटस है? हमारी टीम और दया के लड़के दोनों लगे हुए हैं, पूरे शहर में अलर्ट इशू किया। और पुरुषोत्तम वो अभी तक सामने क्यों नहीं आया? उसने दया से कहा था कि शाम को फोन करेगा, लेकिन सर अभी तक फोन किया नहीं उसने। अभी तक हमारे पास बस ये एक ही लीड थी, पुरुषोत्तम या फिर विनोद जोशी हाथ में। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दिन माया का पति प्रशांत भाटे घर छोड़कर गया ही नहीं था। 12 साल हो गए, 12 साल से लेकर आज तक उसकी कोई खबर नहीं है। दादा, वो पुलिस आई के पूजा घर के बारे में कुछ कह रही है। उस कमरे में कुछ है क्या? आपको कुछ पता है? योगेश बावला हो गया। मुझे 1000 बार बता दिया, मुझे कुछ नहीं पता। बाबा का है? मुझे भी उतना ही पता जितना तुझे पता है। जी अपनी जिंदगी और मुझे भी जीने दे। 12 साल हो गए उस बात को, कब तक परेशान रहेगा? बाबा में छोड़ के चले गए थे, अब जाने दे इन सब बातों। नहीं, वो हमें छोड़ के नहीं गए थे। दादा सच बताओ, क्या बाबा कभी गए भी थे? मुझे तो हमेशा से ही लगता था कि हमें शहर पहले ही छोड़ देना चाहिए था। इससे बाबा मिल जाएंगे क्या? नहीं, पर तेरे दिमाग में तो नहीं रहेंगे ना? रहेंगे, और तब तक रहेंगे जब तक मुझे सच्चाई पता नहीं चल जाती। क्योंकि ये जो बोला जा रहा है नाई, ये झूठ है। और ये तो तू भी जानती है नाई, कोई तो ऐसा होगा नाई जो सच्चाई जानता हो। बाबा को कोई दोस्त या कोई भी। योगेश बाबा हमें खुद छोड़ के चले गए थे, वो है कहीं? ये सब तेरे दिमाग का वहम है। कोई वहम नहीं है। मुझे अब पक्का यकीन है कि आई ने ना बाबा को मार डाला, और उस कमरे में ना जरूर कुछ है। उस कमरे में कुछ नहीं है। तू एक काम कर, उस कमरे में ढूंढ, पूरे घर में ढूंढ, पूरी दुनिया में ढूंढ, लेकिन दोबारा मेरे पास दुखड़ा लेकर मत आइयो। वैसे जिंदगी खराब है, तू जा यार। माया, तेरे को डर नहीं लगता? नहीं,
छोड़ दे माया। क्यों किया मैंने ये सब कुछ? खुद के लिए, तेरे बच्चों के लिए, अरे हमारे लिए माया। क्या करेगी मैं इतने पैसे का? क्या इन पैसों से मैं अपने पुराने पाप धो सकती है, अपना भविष्य, अपनी खुशियां खरीद सकेगी? मेरे को तो ये भी नहीं पता है खुशियां होती क्या है। माया, किसका मर्डर हुआ? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो उसका थोबड़ा भी नहीं देखा था साहब। मैंने सिर्फ उसकी लाश ठिकाने लगाने में मदद की थी साहब। कब की बात है ये? कई साल हो गए साहब, याद नहीं। लाश कहाँ ठिकाने लगाई थी? वो जंगल में साहब। कौन से जंगल? कातरज के जंगल में। मैं उन दिनों विनोद भाऊ का टेम्पो चलाता था। एक रात को उन्होंने मुझे माया ताई के घर बुलाया। बुलाया भाऊ? ये कौन? लाश है आदमी, ठिकाने लगा। नहीं बाबू, लेकिन ये मुझे बताओ ये है कौन? इतना जानना जरूरी नहीं, समझा ना तेरा? गपचूप उठा। उसी रात हम उस लाश को कातरज के जंगल में ले गए। मुझे बस इतना ही मालूम है साहब, बाकी सारी बातें वो दोनों जानते हैं, विनोद भाऊ और माया ताई। मर्डर किसका हुआ है अगर यही नहीं पता चला तो तेरी टिप खोटी है ना, कोई मतलब नहीं है उसका। जगदीश जानता है साहब। क्या जानता है जगदीश? वो जानता है मर्डर हुआ था, तो ये भी जानता होगा किसका हुआ था। लेकिन भाऊ मुझे बताइए ये है कौन? ये सब कैसे हुआ? बहुत पूछने लगा बे तू, हाँ? इतना जानना जरूरी नहीं, समझा ना तेरा? गपचूप उठा। जगदीश वही था, उसने शायद खून होते हुए देखा हो साहब। और तेरा ये विनोद भाव कहाँ मिलेगा सर? पूर्वी लॉज। हो सकता है पुरुषोत्तम झूठ बोल रहा हूँ, फिर भी एक चांस दे। पूर्वी लॉज से विनोद को उठाओ और कातरज पुलिस से बात करो। मैं जगदीश और माया इनसे दोबारा बात करता हूँ। खान इतना तो पक्का है कि उस घर का कुछ ना कुछ अतीत है। ताला। कुछ पता चला क्या साहब? सब कुछ पता चला, चल थाने। सर रूम सर्विस। अगर भागा तो यहीं पे ठोक दूंगा, दोबारा अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा तो। विनोद जोशी। माया, तुम्हारे पति प्रशांत भाटिया ने कभी घर छोड़ा ही नहीं था, है ना? वैसे कातरज के जंगलों में हम उस लाश की तलाश कर रहे हैं। भूतों से डर लगता है ना तुम्हें? हमें भी लगा तुम्हारे घर में अजीब, ऐसे लगा जैसे कोई भटकती आत्मा हो। नाराज सी। तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है माया। पुरुषोत्तम ने सब कुछ बोलती है,
विनोद जोशी को अरेस्ट कर लिया और हमें यह भी पता चल गया है कि तुम्हारा बेटा जगदीश उस कत्ल का गवाह है, उसको भी उठा लिया। साहब, जगदीश उस टाइम बच्चा था, उसने कुछ नहीं किया, उसको छोड़ दो साहब। तुमने और विनोद जोशी ने मिलकर मारा ना प्रशांत भाटे को? नहीं साहब। ठीक है, पुरुषोत्तम और विनोद जोशी के साथ अब हम जगदीश को भी तोड़ेंगे। साहब, मैं सच बोल रही है कि तुमने और विनोद जोशी ने मिलकर प्रशांत भाटे को मारा? नहीं। सच चाहिए मुझे माया, सिर्फ सच। वो प्रशांत नहीं था, वो मेरा एक ग्राहक था। उसका नाम मेरे को नहीं मालूम। देख विनोद जोशी, माया एक औरत है, इसलिए अभी तक हमने सख्ती दिखाई नहीं उसके साथ, लेकिन तेरा नसीब ऐसा नहीं होगा, समझा? मैंने कुछ नहीं किया साहब, सच बता रहा हूँ मैं। ये जो भी कुनमुन जो भी हुआ है आप बता रहे हैं, वो सब पूरा का पूरा माया ने किया। अच्छा, प्रॉफिट आधा आधा करेगा, लेकिन जुर्म पूरा का पूरा उसके सर पे डालेगा? नहीं, मैं सही बता रहा हूँ सब। मैं उस आदमी को जानता तक नहीं था, उसको मारूंगा क्यों? पुरुषोत्तम ने बताया कि तू भी उनके साथ था। तूने देखा था वो, फोनों पे भी देखा था। कौन था वो आदमी? प्रशांत भाटे, तेरा बाप? नाम नहीं मालूम, लेकिन वो चेहरा मैं कभी भूल नहीं सकता। मैडम बता रही थी कि कोई सचिन पाठक है जो अपने बाप को ढूंढ रहा है। उसके बारे में क्यों पूछ रहा था? जिसको मारा गया था वो वही था। मेरे को लगता है ये मर गया। वो आदमी सचिन का बाप नीलेश पाठक था? नाम नहीं मालूम। तो तुझे कैसे पता वो सचिन का बाप था? सचिन के हाथ में उसके बाप की तस्वीर देखी थी, वही चेहरा जो रोज रात को मैं ना चाहते हुए भी देखता हूँ। मेरी आई भी देखती होगी। इस पैसों के लालच ने पहले मेरे को मारा, फिर मेरे हाथों उस ग्राहक को मरवाया। ओहो, क्या बात है बाबू, बैंक वैंक लूट कर आए हो क्या? हाँ। अरे तो फिर तो बोनस वोनस बनता है ना, इतने टाइम से लुटा रही है तेरे पे। 5,000 तो निकाल उस बंडल से। 2,000 भी तेरे औकात के हिसाब से बहुत ज्यादा। औकात की बात करता है? औकात? अब तो मैं 5,000 ही लेगी। देख, सोड़। क्या करके तू? सोड़। साली सोड़। साली। आसमान में बादल नहीं छाते साहब, मेरे सामने नोटों के बादल छाते थे। उसके पास इतना सारा पैसा था साहब, और ऊपर से ऐसी बात। मैं उसको कैसे छोड़ देती साहब? ये जगह संभाल अपने को। देख, तुझे तेरी आई की मदद करनी है, समझ लगा है? ये खून साफ करना है, समझ लेना। आई की मदद करायची। योगेश घर आया उस दिन, उसे कुछ मालूम नहीं था। फिर रात को पुरुषोत्तम आया, वो लोग लाश को जंगल में ले गए। योगेश तब सो रहा था। बहुत पछतावा होता है साहब, धन घिन सब आती है, लेकिन समझ नहीं आता साहब कि वो नोटों को देख के क्या धुन सवार हो जाती है। सर, ये था वो आदमी जिसको इन्होंने मार डाला। तो नीलेश पाठक है, सचिन का बाबा? हाँ सर, जगदीश को याद था ये चेहरा। ये था ना वो? सचिन, तुम्हारे बाबा नीलेश पाठक अब इस दुनिया में नहीं है।
क्या हुआ था उनके साथ? कत्ल हुआ था उनका। कत्ल? क्यों? किसने किया? क्यों किया? तुम्हारे पापा एक कोठे पर जाते थे, शंकरवाड़ी। कोठा? हाँ, माया भाटे नाम है उसका। उसने और उसके साथीदार ने तुम्हारे पापा का मर्डर कर दिया था। सचिन का पिता नीलेश पाठक 21 जून 2009 को अपने साथ एक 1.5 लाख की कलेक्शन कर अपने घर लौटने से पहले माया के घर गया था। नीलेश को उस दिन कोई अंदाजा नहीं था कि वो फिर अपने घर कभी नहीं लौटेगा। जुलाई 2009। हाँ, इस केस फाइल के हिसाब से 2 जुलाई 2009 को यहाँ कातरज के जंगल में एक लाश मिली थी। उस लावारिस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 3 साल पहले रिटायर्ड हुए। इस नीलेश की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी, बस इसके खिलाफ पैसे लेकर फरार होने की शिकायत की गई थी। बाबा चोर नहीं थे, उनका मर्डर हुआ था उसी रात। कैसे? एक युवक की 9 साल की तलाश अपने पिता के लिए एक दर्द भरी असलियत के खुलासे से खत्म हुई। पुलिस का इंट्यूशन कहिए, अंदेशा कहिए, लेकिन उस पूजा घर को लेकर संदेह की वजह से पुलिस सचिन के पिता नीलेश पाठक की हकीकत जान पाई, और वो भी पूरे 9 साल के बाद। लेकिन इत्तेफाक और आभास का यह सिलसिला अभी खत्म होने से काफी दूर था। गड़े मुर्दे और भी थे। नीलेश के मर्डर के वक्त जगदीश नाबालिग था, पर जुर्म में तो शामिल था। नीलेश का हमें बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना होगा, उसकी एज के साथ रिपोर्ट फाइल करनी होगी। कोर्ट को डिसाइड करने दो। और सर, वो कमरा? हाँ, वो कमरा। सर, अभी भी लगता है कुछ अधूरा है, कुछ बाकी है जिसका पता लगाना है। ये पुरुषोत्तम पूरी बात नहीं बोल रहा। और तुम लोगों को तो वहां कोई लाश नहीं मिली। लेकिन सर, माया को जो इतना डर लगा रहता है, क्या वो डर सिर्फ एक अजनबी को लेकर या सिर्फ एक ग्राहक को लेकर हो सकता है? प्रशांत भाटे, उसका पति, जो कभी घर लौटा ही नहीं। मुझे मेरे भाई जगदीश से मिलना है। तू था कहाँ इतने दिन? तेरा फोन भी बंद था। है कहाँ वो? आई ने किसी को मार डाला था। आपको इतने साल से मालूम था? मेरे सामने ही हुआ था योगेश। अब ये नहीं कहना कि तुम्हें नहीं मालूम कि बाबा कहाँ है। दादा, अरे अब तो सच बोल दो। 12 साल हो गए, 12 साल। दादा, दादा! इत्तेफाक से हुए माया के घर पर उस एक छापे ने कई अधूरी कहानियों की कड़ियां सामने लाकर रख दी थी। वो कड़ियां जो तलवार बनकर 2 युवकों की जिंदगियों पर लटकती रही। आखिरकार योगेश का बड़ा भाई जगदीश टूटा। वो उस राज को अपने अंदर और नहीं रख पाया जिसने सालों से उसे और उसके ज़मीर को बंदी बना रखा था। सर, जगदीश भाटे कुछ कहना चाहता है, कुछ और भी बात है। नीलेश पाठक के अलावा मेरी आई ने किसी और का भी कत्ल किया था सर। तुम्हारे पिता का? माया, तुम्हारे बेटे जगदीश ने सब कुछ सच सच बता दिया।
अच्छा है साहब। साहब, क्या सच बोलने से, कबूल करने से दर्द कम होता है क्या? हो सकता है, लेकिन जुर्म कम नहीं होता। तो सच यही है साहब कि जगदीश और योगेश का बाप मेरा पति प्रशांत उस रात घर छोड़कर चला गया था। मेरे को नहीं मालूम था कि वो वापस आ जाएगा। तो कौन होती मेरे पूछने वाली? तेरे क्या लगा मैं क्या कभी लौट के नहीं आया क्या? तेरा हाथ भी लोग जो सलाह दिन में आता था अभी रात को भी आने लगा क्या इधर? कभी कदम भी नहीं रखा। जब भी वहां देखती थी तो वो खड़ा दिखता था, घूरता हुआ। मैंने ये सब कुछ क्यों किया, मेरे को इसका जवाब कभी नहीं मिला सर। पहले अपने पति को, फिर उसकी राख को। साहब, उन दोनों की आत्मा से ज्यादा ना मेरे को अपने आप से डर लगता है। क्या मैं किसी और को भी मार देगी क्या? मेरे जीते जी ना ये डर जाने वाला नहीं है साहब, ये मेरे को मालूम पड़ गया। योगेश, स्केलेटन के सैंपल से जो डीएनए लिया गया वो तुम्हारे और तुम्हारे भाई जगदीश के डीएनए से मैच हो गया है। वो कंकाल तुम्हारे पिता प्रशांत भाटे का ही है। मुझे मालूम था सर, मेरे बाबा मुझे कभी ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते थे। जगदीश पर लगे चार्जेस में इस बात का ध्यान रखा गया था कि दोनों मर्डर्स के वक्त वो नाबालिग था। विनोद जोशी और माया भाटे पर आईपीसी की धारा 302 का चार्ज लगाया गया है। 2006 में प्रशांत भाटे के कत्ल के लिए और 2009 में नीलेश पाठक के कत्ल के लिए। साथ ही दोनों पर आईपीसी की धारा 201 भी लागू की गई है, सबूतों को मिटाने के जुर्म। एक कत्ल 12 साल पहले हुआ और दूसरा कत्ल 9 साल पहले, और दोनों के बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। 9 साल पहले अगर नीलेश पाठक पैसों के कलेक्शन के बाद माया के कोठे पर ना गया होता तो क्या होता? 12 साल पहले अगर माया का पति प्रशांत उस रात घर ना लौटा होता तो क्या होता? आने वाला खतरा अदृश्य होता है, लेकिन जब कोई जुर्म के साए में डेरा डाले तो वो खतरे के साए से दूर कैसे रह सकता है भला? माया ने अपने ही हाथों अपने जमीर की सुई तोड़ी थी। अपने ही पति प्रशांत को मारकर उसे अपने ही आंगन में गाड़ने में माया को कुछ गलत नहीं लगा। उसी तरह उसने नीलेश पाठक को पैसों के लिए मारकर उसकी लाश को जंगल में ठिकाने लगाया। पर माया ने अपनी पूरी जिंदगी डर और अफसोस की गिरफ्त में बसर की। ये एक दस्तूर है कि जुर्म मुजरिम का सुख चैन छीन लेता है और मुजरिम से जुड़े लोगों का जीना दुश्वार कर देता है। सोचें, समझें और सतर्क रहें कि लालच और स्वार्थ जीवन धारा पर हावी ना हो जाए। जैसे ही उमड़ती लालसा का एहसास हो, सतर्क होकर पीछे हो जाएं। जुर्म के लपेटे में ना आए, उस लालसा की आग में खुद को ना जलाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।